नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल लिलोय मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम मेरा चैनल पे कमेंट करते हैं। तो इस तरीके के एक कमेंट मेरा चैनल पे भी हुआ है और मेरे से फ़ोन से भी बात हुआ है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि एलएचबी में जो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर है, दो रहते हैं। ये अभी देखिए, ये दो पाइप आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर में गया है। आप लोग जानते हैं 125 जो है ये आपका ये ब्रेक सिस्टम के लिए होता है, और एक जो 75 है वो मेरा जो टॉयलेट रहता है, 4 टॉयलेट। तो टॉयलेट में जो मेरा प्रेशर जाता है, किस लिए, आप लोग जानते हैं कि प्रेशराइज वैक्यूम टॉयलेट, प्रेशराइज टॉयलेट। टॉयलेट में फ्लाश है, फ्लाश में जो जाते हैं वो तो 75 से जाते हैं। तो आज का टॉपिक्स इसी में चर्चा होंगे कि कोई बोलते हैं कि सर ये जो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर है, इसमें तो कनेक्शन तो ये दो ही पाइप दिखते हैं, तो मतलब इसका इनपुट कहाँ है और आउटपुट कहाँ है, समझ में नहीं आता है। कोई बोलते हैं कि ये शायद मालूम होता है कि एपी प्रेशर ही जाता है। और आप लोग जानते हैं कि एक ऑक्सिलरी रिजर्वर में आपका ट्विन पाइप कनेक्शन में आप ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्जिंग होता है एपी प्रेशर से भी, प्लस आपका जो डीवी है, ये डीवी से भी आपका एक चार्जिंग आपको वो लेते हैं। मतलब सिंगल पाइप वर्किंग जब होंगे तो डीवी से चार्जिंग होंगे तो ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, और डबल पाइप कनेक्शन में एपी प्रेशर भी आएंगे और डीवी तरफ से जब चार्जिंग होंगे तो डीवी तरफ से भी चार्ज होते हैं। इसके कारण मैं बताएंगे थोड़े बाद में कि इसमें डीवी का भी जो चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, और ये पाइप दो ही दिखेंगे आपको, और आप लोगों को कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से क्या हुआ है। तो चलिए मैं दिखाते हैं। तो चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बिल्कुल ना दबाने बोलिए, और वीडियो एंड तक देखिए। तो मैंने आज आप लोगों के जो सवाल का जवाब मैं इधर देंगे कि इसमें क्या है। 75 लीटर जो टंकी है उसमें किस तरीके से प्रेशर जा रहा है, कौन सा प्रेशर जा रहा है, और आपका जो 125 का जो ब्रेकिंग सिस्टम में प्रेशर जा रहा है तो उनमें भी किस तरीके से जा रहा है। और आप बोलेंगी कि खाली एपी प्रेशर इसमें जा रहा है, डीबी से कोई प्रेशर इसमें चार्ज नहीं होता है, कि जबकि आपका ब्रेक के बाद में जबकि आपका बीपी प्रेशर जब चार्ज होता है तो ऑक्सिलरी रिजर्वर से तो हवा मेरा ब्रेक सिलेंडर में ब्रेकिंग सिस्टम में जाता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में जब सिलेंडर में ऑक्सिलरी रिजर्वर का हवा जाता है 125 से जाते हैं, और उस फीडिंग कहाँ से होता है, तो वो फीडिंग तो दोनों तरफ से ही होते हैं। तो वो अगर होते हैं तो उसके एग्जाम्पल मैं बताएंगे कि आइसोलेट करने के टाइम में आपको क्या करना चाहिए। नहीं तो अगर सिलेंडर जो कि आपका एयर जो ऑक्सिलरी रिजर्वर के कुछ प्रॉब्लम होता है, पाइप खुल जाता है, तो अब अगर आइसोलेट करने मांगता है तो एपी जो आइसोलेटिंग कॉक है उसको बंद करने के बावजूद भी आपको प्रेशर ड्रेनिंग सिस्टम क्लियर नहीं होता, उसमें से हवा निकलता ही रहता है। मतलब आपका डीबी तो आर चार्जर हैंडल को तो आप उठाए नहीं है आइसोलेटिंग करने के लिए। जब तक आप डीबी का आर चार्जिंग हैंडल नहीं उठाएंगे तब तक वो प्रेशर आपका उधर से निकलते ही रहेंगे। तो इसके कारण आप लोग समझ में आ गया कि आप तो एपी आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दिए थे, फिर भी कहाँ से प्रेशर घुस रहा और निकल रहा है। 5 मिनट क्यों 15 मिनट भी आप खड़ा रहेंगे तो आपका वो ड्रेनेज सिस्टम प्रेशर निकलते ही रहेंगे। जब तक आप डीवी का आर चार्जर हैंडल नहीं उठाते हैं तब तक डीवी एक्टिव रहेंगे, और इधर से प्रेशर आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाते रहेंगे, और उधर से आप ड्रेन सिस्टम में खोल के रखें तो उधर से निकलते ही रहेंगे। तो चलिए मैं अभी दिखाते हैं। बोर्ड है ये नॉर के है, आप देख सकते हैं, और ये डीवी भी नॉर के लगा हुआ है। और इसमें देखिए फिल्टर 2 लगा हुआ है आपका। इधर देखिए एपी आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, और बीपी के कोई आइसोलेटिंग कॉक इसमें नहीं रहेंगे। ये जो है आपका टॉयलेट के आइसोलेटिंग कॉक है। इधर जो सप्लाई लाइन है फ्लोर के, देखिए 5 पाइप में से इधर से 3 नंबर पाइप आपको एपी के प्रेशर पाइप है, और 4 नंबर पाइप आपका बीपी के मेन लाइन इस डीबी पैनल बोर्ड में आ रहा है। और ये प्रेशर आपको आने से इधर जब आते हैं तो एपी प्रेशर के बारे में मैं बात कर रहे हैं। डीबी प्रेशर में कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं रहता है, डायरेक्ट आके डीबी में इस पैनल बोर्ड के अंदर में इंटैक्ट हो गया। लेकिन
ये जो बीपी का जो फिल्टर है, ये फिल्टर से टच होते हुए डीवी में प्रेशर जाते हैं, मतलब डार्ट कलेक्टर के बाद में ये प्रेशर डीवी में जाते हैं, बीपी प्रेशर। इसमें कोई आइसोलेटिंग कॉक आपका खोज के भी नहीं मिलेंगे, जो कि बीपी के जो आइसोलेटिंग कॉक आईसीएम में इस तरीके के 2 कॉक रहता है, एपी का भी रहता है आइसोलेटिंग कॉक, बीपी का भी आइसोलेटिंग कॉक रहता है। उसके जो डीवी है, डीवी में आर्चर जनरल कॉमन है, लेकिन इसमें कोई बीपी का आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। ये दोनों जो है ये आपका ब्रेक सिलेंडर 1-2 का है, माने बोगी नंबर 1-2 आपका BC12 आइसोलेट करने के लिए। कुछ भी कारण से आपको प्रॉब्लम हुआ तो ये आप ब्रेक नहीं करने के लिए, ब्रेक को आपको आइसोलेट करने के लिए, गाड़ी में जैसे ब्रेक ना हो इसके लिए दोनों बंद कर देने से गाड़ी में और सिलेंडर में हवा नहीं पहुंचेगा। ब्रेक के बारे में बोल रहा है कि पैनल बोर्ड के पीछे में एपी प्रेशर, मेरा एक वीडियो में देखेंगे कि एपी प्रेशर कौन सा पैनल का, डीबी पैनल का बैक साइड से कहाँ से आया। आने के बाद में ये एपी प्रेशर देखिए, ये इधर एपी आइसोलेटिंग कॉक है, इसमें लिखा है एपी आइसोलेटिंग कॉक विदाउट वेंट। मतलब विदाउट वेंट का मतलब समझता है कोई होल नहीं है, उधर का हवा उधर रुक जाएगा, इधर का हवा इधर रुक जाएगा, मतलब कोई तरफ से हवा बीच से और दोनों तरफ से रुक जाएगा। तो एपी प्रेशर आपका आइसोलेटिंग कॉक होते हुए, एपी का जो फिल्टर है फिल्टर से होते हुए, अभी मेरा कहाँ जाने का, एपी प्रेशर कब जाते हैं कहाँ, एक देखिए चेक वाल्व आपको मिलेगा, ये एपी का एक चेक वाल्व है, और एक चेक वाल्व आपको मिलेगा इधर देखिए, एक चेक वाल्व इधर दिखता है, ये एक तो चेक वाल्व, 2 चेक वाल्व मतलब 2 एनआरवी है। तो मेरा ऑक्सिलरी रिजर्वर भी 2 दिखते हैं, उस तरफ वाला 125 और ये वाला आपका। तो ये जो प्रेशर आया है आने के बाद में आइसोलेटिंग कॉक फिल्टर, इसके बाद में ये प्रेशर स्विच में भी जाएगा एपी प्रेशर, ठीक है, और चेक वाल्व के बाद में सभी ऑपरेशन होगा। तो इसके बाद में वो कहाँ जाने के लिए, ब्रेक सिस्टम के लिए जाएंगे। एक आपका कॉमन पाइप बैकेट में, आप लोग जानते हैं जो बेसिक लॉजिक है, कॉमन पाइप बैकेट यही है, ये जो बक्सा दिख रहा है इसके अंदर में आपका एपी प्रेशर कनेक्शन किया हुआ है। अब इधर से देखिए 2 सिलेंडर में 2 खाली पाइप ही दिखेंगे, तीसरा नंबर पाइप कहीं से भी आपको दिखेंगे नहीं। एक पाइप आपका देखिए इसमें गया हुआ है, ये वाला टंकी में, ये रिजर्वर में, और एक पाइप देखिए ये आपको दिख रहा है कि इसमें लगा हुआ है। ये दोनों में देखिए कोई भी तीसरा नंबर पाइप कनेक्शन नहीं है, और इनसाइड में भी कहीं से भी तीसरा नंबर पाइप आपको दिखेगा नहीं, ऊपर से भी नहीं दिखेगा तीसरा नंबर पाइप। और इस एंड में ऑक्सिलरी रिजर्वर का इस एंड में देखिए 2 आपका ड्रेन कॉक दिख रहा है। सबका जो सवाल है मेरा डिवीजन में चारों ओर से एलएचबी के बारे में, ये जो दोनों जो आइसोलेटिंग कॉक के बाद में जो मेरा 2 आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर है, ये रिजर्वर में जो एपी प्रेशर आ रहा है इसमें क्या एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो इनपुट कहाँ से हुआ आउटपुट कहाँ से हुआ कोई भी पता नहीं चलता, लेकिन इधर 2 पाइप कनेक्शन 2 सिलेंडर में गया हुआ है। और देखिए मैं दिखा रहा है कि एक आपका किसके पर्पस गया और एक किसके पर्पस गया। ये जो पाइप है देखिए इधर लिखा हुआ है, ये यूज़ किया गया है 125 के लिए, और ये देखिए ये आपका 75 के लिए, और ये पाइप इधर से आपका 75 में इन हुआ है सामने वाला, और ये जो 125 जो है देख सकते हैं, ये 125 ब्रेकिंग सिस्टम के लिए कॉमन पाइप ब्रैकेट से आपका देखिए वो उस तरफ से उतर गया है, आपको कोना में दिख रहा है, उधर आपको 125 के आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर में हवा चलेगी। चेक वाल्व से देखिए ये एक चेक वाल्व है और ये एक चेक वाल्व है, ये एक चेक वाल्व है, दोनों आपका सेपरेट चेक वाल्व से आपका सप्लाई दोनों में प्रेशर आपका फीडिंग हुआ, और दोनों ड्रेन नंबर पाइप कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो मतलब आपका जो लॉजिक जो बेसिक जो नॉलेज बोल रहा है कि ये जो मेरा 125 जो है उस तरफ के जो है ये जो ऊपर वाला पाइप, इसमें से मेरा बीपी और एपी दोनों इधर से कनेक्ट किया गया है। 125 में इधर ही से पैनल बोर्ड से ये जो पाइप गया इसके अंदर में आपका कनेक्शन हुआ है। ये डीवी का जो चार्जिंग पॉइंट है इसी के अंदर में कॉमन एक जगह में लगा दिया गया है,
और मेरा जो एपी प्रेशर आ रहा है, दोनों प्रेशर को इसी जगह में ये इनपुट किया गया है और उसके बाद में आपको ये पॉइंट दिख रहा है। जब ब्रेक होता है, ये आपका ब्रेक सिस्टम में जो ऑक्सिलरी रिजर्वर का हुआ सिलेंडर में पहुंचता है, तो ये मेरा 125 वाला जो है, यही का इसका प्रेशर मेरा ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं और इसमें ब्रेक सिलेंडर में जब जाते हैं तो इधर का जो शॉर्टेज हवा होता है, इसको फीडिंग करने के लिए इसी पाइप से मेरा एपी प्रेशर भी जाता है और जो मेरा डीवी कनेक्शन का है, डीवी से भी ये प्रेशर एक ही जगह से इस कनेक्शन में जाते हैं। तो आप लोग सोचिए मत कि एक ही इनलेट है और एक ही आउटलेट है, इसके दोनों ही ये चेम्बर में इनलेट है। एक 25 है जो ये और 75 जो है आपका टॉयलेट सिस्टम के लिए। तो टॉयलेट सिस्टम के लिए जो है उसमें खाली आपका एपी प्रेशर ही जाएंगे चेक वाल्व के बाद में, और उसमें आपका डीवी का साथ में कनेक्शन नहीं है। दो पाइप आपका सेपरेट दो जगह से घुसा हुआ है। अगर इसमें आपका 75 में भी बीपी प्रेशर के बात होते थे तो आपका क्या करते थे, एक ही पाइप इधर से निकलते थे और इसमें इन होने का बाद में इधर से जंक्शन करके उसमें डाल दिया जाता था। एक ही पाइप को टी जॉइंट करके लेके जाते। दो पाइप लगाने का कोई ज़रूरत था क्या? तो मतलब आपका 125 में आपका डीवी से भी चार्जिंग का पॉइंट इसके अंदर में लगा दिया गया और आपका एपी प्रेशर जो इधर से आ रहा है आइसोटिक कॉक के बाद में ये सिलेंडर में कॉमन पाइप बैकेट से होने के बाद में ये लाइन इसी में लगा हुआ है। सिंगल पाइप वर्किंग में चलते नहीं है। अगर चलते भी है तो क्या है, ये कोई इमरजेंसी इसके लिए सेक्शन क्लियर करने के लिए चलते हैं। तो उस दौरान क्या, अगर आप लोग जानते हैं कभी कभी अगर एपी का फॉल्ट होता है तो ड्राइवर इंजन से एपी प्रेशर को बंद करते हुए गाड़ी को दौड़ाते हैं। तो उस दौरान आप लोगों को मैं बताएंगे कि उस दौरान एपी प्रेशर तो है ही नहीं, तो ये फीडिंग आपका 125 में जो फीडिंग होगा कहाँ से होगा, और आपका उस दौरान आपका 75 जो है उसमें कनेक्शन में आपको टॉयलेट सिस्टम इमरजेंसी पीरियड में उतना ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी को सेक्शन क्लियर करने के लिए थोड़ा कुछ दूर तक लेके जाने के बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा कहीं। तो सिंगल पाइप जो आप गाड़ी को लेके आते हैं सेक्शन क्लियर करने के लिए नेक्स्ट एक्सर पॉइंट तक, तभी ये इस तरीका के गाड़ी आते हैं। क्या आप गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते? ज़रूर लगते हैं, लेकिन गाड़ी में जो ब्रेक लगते हैं उसके लिए जो टाइम होता है मेरा 15 से 20 सेकंड का अंदर में गाड़ी रिलीज नहीं होंगे और वो रिलीजिंग टाइम ज़्यादा ले लेंगे, कम से कम 1 मिनट तक ले लेते हैं। प्रैक्टिकल आपका जो एन रूट ट्रबल शूटिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बताते हैं कि ये जो पाइप है, ये पाइप आपका, ये दोनों पाइप जो है दिख रहा है, ये दोनों पाइप में ही आपका एपी का प्रेशर तो आ रहा है। तो अभी क्या होगा, पकड़ लीजिए कोई सेक्शन में मेरा ये 125 का भी एक बार रिपोर्टिंग आया, एक बार एक इधर से आपका 75 वाला भी रिपोर्टिंग आया। ये पाइप क्या हुआ, इधर फेरुल जॉइंट जो है फेरुल जॉइंट से उखड़ गया। उखड़ जाने के बाद में उधर का जो सुपरवाइजर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया क्या, ये एपी को इधर से बंद किया और बंद करने के बाद में आपका सोच रहा था कि एपी प्रेशर तो इसमें आ रहे हैं, और एपी प्रेशर बंद करने के बाद में उन्होंने सोचा कि ये जो प्रेशर उधर से मैं तो बंद कर दिया, मतलब इधर से प्रेशर कट हो गया और इनसाइड में नहीं आ रहा, मतलब सिलेंडर में जाएगा नहीं, जो हवा है निकल जाएगा। लेकिन 5 से 10 मिनट तक भी खड़ा हुआ, लेकिन वो प्रेशर निकलते ही रहा, निकलते ही रहा, निकलते ही रहा। जबकि प्रेशर निकलते रहा, गाड़ी डिटेंशन हो रहा था, तभी क्या किया, वो जो था वो क्या किया, उस जो पाइप जो खुली आ रहा, इस पाइप को क्या किया, उधर से जो वर्कआउट हो गया था उसको फिर से उसमें बैठा दिया। बैठा देने के बाद में क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा अच्छा से तार बांध के छोड़ दिया और नेक्स्ट एक्सर पॉइंट तक रिपोर्टिंग कर दिया। और उसमें क्या हुआ, उसमें से हवा निकल रहे थे, लेकिन उतना प्रॉब्लम ही नहीं था। वो वर्किंग कंडीशन, मेरा गाड़ी जो था वर्किंग कंडीशन में छोड़े है, लेकिन उसमें से जो प्रेशर मेरा एपी प्रेशर का फॉल्ट हो रहे थे, लेकिन उसके लिए प्रेशर ट्रबल मेरा ट्रेन में नहीं हुआ था। तो इसीलिए गाड़ी आ गया था। मेरा पास में आने के बाद में मैं उसको अटेंड किया, देखा कि जो स्पीड जो आपका लिख के थे वो थोड़ा से जो भी है परसेंटेज कमी है, लेकिन मैंने गाड़ी को उधर से फिर से पंचुअल काम करके छोड़ना है, क्योंकि गाड़ी फिर से अगर लाइन में डिटेंशन हो जाता है कहीं सेक्शन में, फिर से स्टाफ पहुंचने में और कोई भी,
10 मिनट 15 आधा घंटा 1 घंटा मार खा जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगला स्टेशन जो इसमें अटेंड किया उसको पकड़ लेंगे। तो मैं जब इसमें अटेंड किया था तो मैंने क्या किया, मैं देखा इसमें मैं स्टाफ घुसा के बोला कि भाई एक काम करो, एपी को बंद कर दो। इसको बंद कर दिया। करने के बाद में मैंने बोला उनको कि एक काम करिए आप, अब ये जो ड्रेन कॉक दोनों हैं, ड्रेन कॉक दोनों को खोल दीजिए। खोलने के बावजूद भी देखा गया कि इसमें से प्रेशर निकल ही रहा है। 1-2 मिनट तक फिर से मैंने उन लोगों को प्रैक्टिकल कराने के लिए मैंने फिर से उन लोगों को समझाने के लिए मैं काम किया। मैं तो फटाफट सब कर सकते थे, लेकिन मैंने उनको समझाने के लिए बोला इसके बाद में एक काम करिए, इसको बंद करने वाले इसको खोल दीजिए। अगर इनसे प्रेशर उसमें नहीं जा रहा तो इसमें प्रेशर थोड़ा बाद में साइलेंट हो जाएंगे, लेकिन साइलेंट नहीं हुआ। 2-3 मिनट के बाद में मैंने उनको बोला कि एक काम करो, इधर आओ। इधर आने के बाद में उनको बोला कि ये DVR चार्जर हैंडल को उठा दो, क्योंकि BP प्रेशर जो है ये DV वर्किंग कंडीशन में तब तक रहेंगे जबकि ये आपका नीचे में रहेंगे तो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। इसको आइसोलेट करने के एक ही रास्ता है, क्योंकि इसमें BP के कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। डायरेक्ट आपका BP प्रेशर फिल्टर होने के बाद में DV में इनपुट कर रहा है। तो ये जो है मेरा तो एपी कट हो गया था, फिर से आपका उधर से प्रेशर जो निकल रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम बंद नहीं हो रहे थे। किस कारण? DVR चार्जर हैंडल उठा के रखने से ये DV फंक्शन में थे, उसीलिए ये हवा क्या कर रहा था, इधर से मेरा जो कॉमन पाइप का जो कनेक्शन था ये उधर से घुस रहे थे। BP प्रेशर DV से जो जाएंगे तो BP प्रेशर, क्योंकि मैंने AP प्रेशर काट दिया तो सिंगल पाइप वर्किंग इस बोर्ड में आ गया, तो BP प्रेशर इधर से घुसने के बाद में उधर से निकलते रहे। तो मैंने जहां आर चार्जर हैंडल उठा दिया, उठाने के बाद में देखा गया कि विथिन 2 सेकंड के अंदर में ये इधर से आपका प्रेशर जो हिसिंग साउंड था निकल रहा था वो बंद हो गया। मतलब इसमें प्रमाणित होता है कि ये जो मेरा ऑक्सिलरी रिजर्वर है, इस रिजर्वर में आपका एपी प्रेशर में भी फीडिंग होता है और आपका DV से BP प्रेशर जो है सिंगल पाइप वर्किंग सिस्टम में जो जिस सिस्टम है DV से भी ये चार्जिंग होते हैं। और एपी अगर ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्जिंग नहीं होंगे तो ब्रेक गाड़ी में सिंगल पाइप वर्किंग में ब्रेक नहीं लगेंगे और कोई भी कारण से ब्रेक नहीं लगेंगे। तो आप लोगों को मैं समझा पाया कि इस कारण से आपका ये प्रॉब्लम हुआ था। तो जब तक आप DV पैनल बोर्ड में आके एपी बंद करने के बाद में ड्रेन करने के बाद में भी हिसिंग साउंड नहीं बंद हो रहा, जब तक आर चार्जर नहीं हैंडल उठाएंगे तब तक आपका DV वर्किंग कंडीशन रहेंगे। आप DV आइसोलेट कर देंगे तो पूरा प्रेशर आपका 0 हो जाएंगे। लास्ट में आपको गाड़ी का एक चीज़ लेकिन ख्याल करके रखना है कि आपका DV तो आइसोलेट हो गया, कोई भी कारण से ब्रेक तो करेंगे नहीं, फिर भी मुझे क्या करना है, ये जो BC1 BC2 को आइसोलेट कर देना है। टोटल गाड़ी बिना एपी में चलेंगे नहीं, इस कारण कि एपी प्रेशर के चलते ये इस गाड़ी जो एक कोच है सिंगल पाइप वर्किंग करेंगे और दूसरा जो है वो डबल पाइप वर्किंग करेंगे। तो इसमें अगर सिंगल पाइप वर्किंग होगा तो ये गाड़ी में ब्रेक बेंडिंग हो जाएगा, इस कोच ब्रेक बेंडिंग होगा ही होगा, क्योंकि ये 1 मिनट रिलीजिंग टाइम लेंगे और वो जो दूसरा गाड़ी में जो एपी बीपी ट्विन पाइप का कनेक्शन चल रहा है वो 15 से 20 मिनट में आपका रिलीज हो जाएंगे। और ये क्या करेगा, पार्शियली ये रिलीज होते होते गाड़ी को जब एक्सीलेट करेंगे तो गाड़ी में क्या होगा, ब्रेक बेंडिंग हो जाएगा। उसीलिए टोटल पैनल बोर्ड को आपको बंद करना चाहिए। और हो सकता तो ये सब करने के बाद में एक बार मैनुअल रिलीज कर दीजिए, करने के बाद में इंडिकेटर आपको ग्रीन देख लीजिए, देखने के बाद में गाड़ी छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि आप लोगों का जो सवाल था कि एक जो ऑक्सिलरी रिजर्वर है इसमें कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट, देखिए ये इनपुट आउटपुट दोनों ही है इसमें। ये मत सोचिए कि DV वाला कनेक्शन इसमें नहीं है और एपी वाला कनेक्शन ओनली एपी वाला कनेक्शन है, ये मत सोचिए। इसमें ये पैनल बोर्ड में जो वर्किंग सिस्टम है, बोर्ड खोलने से आपको पता चल जाएगा कि DV का कनेक्शन इसी पाइप में लगा हुआ और एपी का कनेक्शन इसी पाइप से लगा हुआ, जो सिस्टम से गाड़ी चलता है। इंडियन रेल में जो सिस्टम है एयर प्रेशर का, उसी सिस्टम से गाड़ी चल रहा है और वही सिस्टम है कि सिंगल पाइप भी वर्किंग हो सकता है और डबल पाइप भी वर्किंग भी हो सकता है। मजबूरी में ये गाड़ी LHB गाड़ी सिंगल पाइप वर्किंग तभी होंगे कि शॉर्ट रूट चलेंगे, नेक्स्ट एक्सर पॉइंट चलेंगे, आप सेक्शन को क्लियर करने का मजबूरी है, तो आप इस तरीके से करके लेके जाएंगे। सिंगल पाइप वर्किंग जब होंगे उस दौरान आपका
गाड़ी में कहीं भी ब्रेक बेंडिंग भी हो सकता और प्रॉब्लम भी आ सकता। उसीलिए आपका ये सिस्टम आपको जब तक गाड़ी रिलीज नहीं होंगे, जो मैं ड्राइवर जो रहेंगे एलपी जो रहेंगे उनको ये चीज़ ख्याल करके जब तक कि फ्लो इंडिकेटर देरी से भी रिलीज होंगे तो देरी से ही उनको एक्सीलेट करना चाहिए। चलिए, मैंने समझा पाए होंगे कि आप लोगों को ये ब्रेक सिलेंडर का जो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर का जो कनेक्शन फंक्शनिंग सिस्टम, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी देने से कमेंट। अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज अच्छा है मुझे भी बोल सकता है, मैं भी कुछ सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुरक्षित रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।